हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे जो कि पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। होती है ये बिंब क्या होता है। बिंब मतलब इमेज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इमेज, ठीक। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सबके मोबाइल में एक इमेज का बॉक्स होता है। जो भी आप बिंब लेते हैं, बिंब मतलब चाहे सेल्फी हो चाहे किसी का फ्रंट से इमेज लिया गया हो, तो वो बिंब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बिंब का जो मैंने अंग्रेजी में बताया उसको इमेज कहते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है, अमूर्त को मूर्त कर देना, ठीक है। जो चीज़ नहीं है उसका मूर्त रूप प्रदान करना क्या है, इमेज है, ठीक। जैसे अब यहाँ तो मैं ट्राईपोड, मोबाइल और वाइट बोर्ड और खुद खड़े होकर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारे सामने जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, वो इमेज के रूप में है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं केवल अकेले बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जब पढ़ा लूँगा तो कई सारे लोग उसको देखेंगे और फिर कमेंट्स भी करेंगे। तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे सामने बिंब आता है। अगर ये बिंब नहीं आता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट्स के रूप में आप लोगों को मूर्त रूप प्रदान कर देता हूँ, उसको देखने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं पीडीएफ के रूप में आपको पढ़ा रहा था, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने मुझे इस तरीके से देखा हो पढ़ाते हुए, तो वो तुरंत इमेज कर लेंगे कि सर ही बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो उसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस लेक्चर को मैं सामने आकर पढ़ाने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए। तो बिंब का मतलब है कि इमेज। जैसे आप कई बार चलते हैं तो आपकी भी एक छाया पड़ती है, बिंब, ठीक है। इसी तरीके से एक अलंकार भी पूछा जाता है कि जिसमें बिंब प्रतिबिंब हो, वो कौन सा अलंकार कहलाता है, दृष्टांत अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही नोट कर लीजिए कि बिंब प्रतिबिंब क्या है, जिस अलंकार में आता है वो कौन सा है, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। तो बिंब का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय वस्तु को मूर्त रूप प्रदान कर देना। अब वो कैसे मूर्त रूप प्रदान होगा, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कल्पना, ठीक, कल्पना, और दूसरा होता है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव, इन दोनों के माध्यम से ही आप बिंब को महसूस करते हैं और अपने सामने उसको अनुभूत करते हैं। कल्पना, कल्पना कहा जाता है कि तीन लोगों में सबसे ज़्यादा कल्पना होती है। एक तो होता है प्रेमी, जितने लोग इस कैटेगरी के होंगे वो समझ रहे होंगे। दूसरा होता है पागल और तीसरा कवि। इन तीनों में कल्पना सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और जो लोग पीएचडी इत्यादि कर रहे होंगे उसमें एक होती है हाइपोथेसिस, जिसको कहा जाता है परिकल्पना। आप एक परिकल्पना करते हैं कि इस स्टेप के बाद ये काम करेंगे, इस स्टेप के बाद ये काम करेंगे। और आप जानते हैं कि जितनी भी तकनीकी हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं वो बिना कल्पना के संभव नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से कल्पना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताबों में लिखा है कि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कल्पना कहाँ पाई जाती है, इन्हीं तीनों में पाई जाती है। तो जब बिंब की बात की जा रही है तो उसमें कल्पना भी होती है और इंद्रिय अनुभव भी होता है। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कि एक हाथी जा रहा था, तो कुछ अंधे लोग थे, उन्होंने उसको अलग अलग ढंग से ग्रहण किया। किसी ने उसके पैरों को कहा कि वो खंभे के समान है, किसी ने उसके पूंछ को कहा कि वो झाड़ू के समान है, किसी ने उसके कान को कहा कि ये सूप की समान है। तो उन्होंने क्या किया, उसको कल्पना के माध्यम से और अपने इंद्रियों के माध्यम से उसको क्या किया, अनुभव किया, ठीक है। तो ये क्या है, बिंब है। खासतौर से अगर आप कविताएं पढ़ते हैं तो लगभग हर कविता में कोई ना कोई बिंब रहता है। जैसे संसद से सड़क तक, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है बल्कि रोटियों से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। इसी तरीके से आप एक कविता और पढ़ेंगे, ठाकुर का कुआं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता है कि ठाकुर का कुआं है, ठाकुर का खेत है, ठाकुर के खलिहान है, ठाकुर के हल हैं, ठाकुर के सब कुछ हैं, तो मेरा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैंने भाव बताया, तो आपके सामने एक क्या होगा, बिंब उपस्थित होता होगा, ठीक। तो अब उम्मीद है कि बिंब के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें कि बिंब पर किन किन विद्वानों ने विचार किया, इसी से संबंधित एक आपको टॉपिक भी मिलेगा, बिंबवाद, जिसके प्रवर्तक हैं ए ई ह्यूम, ठीक है, बिंबवाद। इसके अलावा इसमें जो विद्वान हैं उनका नाम है एजरा पाउंड, DH लॉरेंस, फ्लिंट, ठीक है। तो ये सारे बिंब के बारे में विचार किए हुए हैं। खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंब का क्या है, प्रवर्तक माना है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है।
और अगर बिंबों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 तरीके के बिंबों की चर्चा की जाती है, जिसमें पहला जो बिंब है वो है ऐन्द्रिक, दूसरा बिंब है कल्पित, ठीक है, और तीसरा बिंब है प्रेरक। तो ये बिंब हो गया। अक्सर प्रतियोगी छात्र अलंकारों के उदाहरण को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कई बार परिभाषा भी सीधे सीधे पूछ ली जाती है। तो आज हम इसके पहले खंड में महत्वपूर्ण अलंकारों की परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे, उनको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसे 100% सही कर सकें। तो चलते हैं, पहले अलंकार की परिभाषा को देखते हैं और विकल्प के आधार पर हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी इसे अंत तक देखिएगा। मैंने ऐसे अलंकारों का चयन किया है जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। पहला है कि जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। आप जानते हैं कि अनुप्रासों के कुल 5 भेद किए गए हैं अनुप्रास अलंकार के, तो उन भेदों से भी सवाल आते रहे हैं। दूसरा है कि ये जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो जब एक बार केवल आवृत्ति होती है तो उसे कहा जाता है छेकानुप्रास। अगला अलंकार है, परिभाषा दी गई है, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो। ध्यान रखिए, इसके पहले हमने बताया था कि एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर छेकानुप्रास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन जो दिया गया है उसके आधार पर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। सही जवाब है वृत्त्यानुप्रास। तो इसलिए छेका मतलब एक बार आवृत्ति होती है, वृत्त्या मतलब बार बार आवृत्ति होती है, माने कई बार आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इन अंतरों को ध्यान में रखिए। कई बार सीधे सीधे इसी तरीके से एक वाक्य दे दिया जाता है अलंकारों की परिभाषा के अनुसार और पूछ लिया जाता है कि किस अलंकार के बारे में चर्चा की जा रही है। अगला है, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्गों की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो इसका सही जवाब है श्रुत्यानुप्रास। आप देख रहे हैं श्रुत्यानुप्रास में कुछ उच्चारण स्थानों का नाम दिया है, जैसे कंठ, तालु आदि वर्गों से अगर जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही हो वहाँ पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। अगला जो परिभाषा है, अगली परिभाषा, जहाँ पदांत में एक ही स्वर, एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। ध्यान रखिए, कहा जा रहा है कि जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। सही जवाब है अंत्यानुप्रास। और आप बिना पढ़े भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है जहाँ पदांत में, ठीक है, पदांत लिखा है तो पदांत मतलब अंत में, और देखिए उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर शब्द भी है अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं आसानी से सोच समझकर। अगला है पॉइंट, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। प्रश्न पूछा गया था कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में तात्पर्य या अन्वय भेद में हो तो कौन सा अलंकार होगा? मैंने ऑप्शन पढ़ दिया था, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। सही जवाब है लाटानुप्रास। तो कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में या तात्पर्य या अन्वय के रूप में हो, ठीक है, तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। अगली परिभाषा है अलंकार की और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अलंकार है।
जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो। ठीक है, यानी कि उसके अर्थ अलग अलग हों, एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका जो अर्थ है अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है यमक, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। तो इसका जो सही जवाब है वो है यमक अलंकार। ठीक है, आपने सुना होगा कनक कनकते 100 गुना। अभी हम अगले खंड में उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। मैंने सोचा कि इस खंड में हम परिभाषा नुमा अलंकारों पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है जहाँ एक शब्द के साथ अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, जहाँ एक शब्द के साथ अर्थ चिपके रहते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है? इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता था कि जब शब्द एक बार आता है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक होते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन दिया गया है श्लेष, रूपक, अनुप्रास, यमक। सही जवाब है श्लेष अलंकार। अक्सर परीक्षाओं में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। यमक में क्या है कि एक से अधिक बार शब्द भी आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे, जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है। अगले अलंकार के बारे में चर्चा करें, उसकी परिभाषा पर, और खोजने की कोशिश करेंगे कौन सा अलंकार है। जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष या काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मतलब कि वक्ता के कथन को सुनकर श्रोता द्वारा जो अर्थ लगाया जाता है और वह भी अर्थ जो है श्लेष और काकोक्ति से भिन्न होता है, तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है वक्रोक्ति, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो इसका सही आंसर है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि ऐसा अलंकार जिसमें जो वक्ता है कुछ कहता है और श्रोता उसका कुछ अर्थ निकालता है, मतलब थोड़ा सा घुमा कर उसका अर्थ निकालने की कोशिश होती है। तो वहाँ पर क्या है? वक्रोक्ति अलंकार, वक्र उक्ति। ठीक है, ऐसी उक्ति जो सीधे सीधे ना हो बल्कि घुमा कर हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। अगले परिभाषा पर देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन दिया गया है उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक अलंकार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है उपमा अलंकार। उपमा में क्या है? तुलना का भी भाव रहता है। ठीक, तो वहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर देख रहे हैं उपमेय और उपमान में गुण, रूप या सौंदर्य मूलक सादृश्य, मतलब समानता का प्रतिपादन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मैंने बताया उपमा अलंकार। तो इस तरीके से भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिए। अगली परिभाषा जो है वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो, तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है वस्तुपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। तो इसका जो सही जवाब है वो है वस्तुपमा। अगला जो अलंकार खोजना है हमें परिभाषा के माध्यम से, परिभाषा दी गई जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया दृष्टांत, रूपक, अनुप्रास, यमक। ठीक, कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है किस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब की बात की गई है, तो इसका जो सही जवाब है वो है दृष्टांत अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार, इसको ध्यान में रखिए। और इसकी परिभाषा में कहा भी जा रहा है कि इसमें वाचक शब्द का उल्लेख कहीं नहीं होगा। ठीक है, जबकि आप देखेंगे उपमा इत्यादि अलंकारों में वाचक शब्दों का प्रयोग रहता है, तुरंत हम उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जब दृष्टांत अलंकार हम पढ़ेंगे तो बिंब प्रतिबिंब का हमें भाव दिखाई पड़ेगा उपमेय और उपमान के बीच में, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, अगले पॉइंट पर देखते हैं। जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? जहाँ किसी उक्ति
कोई बात कही गई है और उसके समर्थन का कारण बताया जाए कि मैं क्यों समर्थन दे रहा हूँ, तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है काव्यलिंग, विभावना, दृष्टांत, कारण। तो सही जवाब है इसका काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि काव्यलिंग अलंकार निम्नलिखित में से ऐसे, जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि जहाँ किसी व्यक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, अगला पॉइंट है, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ध्यान देने वाली बात है, पहले कहा जा रहा है कि साधारण बात की विशेष बात से समर्थन, और फिर दूसरी जो कंडीशन है कि विशेष बात से साधारण बात का समर्थन किया जाए। ऐसे में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है अर्थांतरन्यास, विभावना, दृष्टांत, कारण। सही जवाब है अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, अभी आप लोग अलंकारों से परिचित होइए, उनके परिभाषाओं से परिचित होइए, फिर हम जब उदाहरण वाला पार्ट लेकर आएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है, जहाँ किसी बात की ज्यों, जैसे, इव आदि वाचक शब्दों के द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यों, जैसे, इव इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग आपको उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक अलंकार है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विकल्प दिया गया है उदाहरण, मानवीकरण, परिसंख्या, उपमा। सही जवाब है उदाहरण। अगला जो है अलंकार जिसकी परिभाषा दी गई है उसे खोजना है हमें। जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेष की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, समारोप होता है। तो अलंकार हमें बताना कि कौन सा अलंकार होता है जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है। ऑप्शन दिया गया है समासोक्ति अलंकार, मानवीकरण, परिसंख्या, उपमा अलंकार। सही जवाब है समासोक्ति अलंकार। अगला पॉइंट है, जहाँ किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिए, जहाँ किसी की बात किसी और पर या अन्य पर ढालकर कही जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है अन्योक्ति, वक्रोक्ति, समासोक्ति, काकुवक्रोक्ति। ठीक है, सही जवाब है अन्योक्ति अलंकार। ये भी परीक्षा में पूछी जाती है, खूब अलंकार पूछा जाता है। अगला जो है परिभाषा अगले अलंकार के संदर्भ में, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? एक बार दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिया गया है निदर्शना, काव्यलिंग, अन्वय, व्याज स्तुति। सही जवाब है निदर्शना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 18 अलंकारों की परिभाषाओं को देखा, उसको एक प्रैक्टिस के माध्यम से हल करने की कोशिश की। आप सभी को ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। इससे पहले मैंने अलंकारों पर काफ़ी विस्तृत वीडियो बनाया है जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। अर्थालंकार और शब्दालंकार 2 पार्ट में है, उसको वाइट बोर्ड पर समझाने की कोशिश भी की गई है। तो वहाँ पर आप डिटेल से अलंकारों को उदाहरण सहित समझ सकते हैं, लेकिन कम समय में अगर अलंकारों की परिभाषा को समझना है तो इस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण एक अध्ययन, इसमें काव्य के भेद पर चर्चा की गई है कि काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कई जगह इसको प्रकार लिख दिया जाए, तो दोनों को आपको तकनीकी रूप से समझना है कि भेद और प्रकार दोनों एक ही है। अगर तकनीकी शब्दों में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी।
इसी तरीके से जब हमने छंद पर चर्चा किया था तो मात्रिक और वर्णिक छंदों की हमने बात कही थी। तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि वर्णिक होता है या फिर वार्णिक होता है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी कोई शब्द विशेषण बनता है तो उसके शुरुआती जो अक्षर होता है उसमें आ की मात्रा हो जाती है। जैसे हमने लिखा समाज, तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब हम लिखेंगे सामाजिक तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये चेंज हो जा रहा है, विशेषण के तौर पर ये यूज हो रहा है, तो इसमें आ की मात्रा लग जा रही है। तो वर्णिक छंद नहीं होगा बल्कि वार्णिक छंद होगा। और यहाँ पर मात्रिक पहले से ही इसमें मात्रा शब्द लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आपने कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था जिसके कि जवाब में ये है, और भी लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे शब्द बनते हैं या फिर निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि नाटक विधा को रखा गया है। ये विभाजन उस जमाने में किया गया था जब हम काव्य के अंतर्गत सभी विधाओं को शामिल करते थे, यानी कि संस्कृत के आचार्यों के दृष्टिकोण से काव्य के जो दो भेद हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के आचार्यों। जब भी हम संस्कृत के आचार्यों का नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत 6 संप्रदाय आ जाने चाहिए: रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, ठीक है, और औचित्य। तो उन आचार्यों ने पहले तो काव्य किसे कहते हैं इस पर विचार किया था, सबका अलग अलग मत रहा, और वहीं पर भेद किया गया कि काव्य काव्य केवल अब वर्तमान समय में कविता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जब संस्कृत साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें नाटक को भी काव्य माना गया है। ठीक है, काव्येषु नाटकम रम्यम, ये भी कहा गया कि काव्य में सबसे अगर कोई रम्य चीज है तो वो नाटक है। तो आचार्यों के दिमाग में आया कि काव्य कितने तरीके का हो सकता है, तो उनके दिमाग में आया कि 2 तरीके का हो सकता है, यानी कि 2 भेद किए जा सकते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जैसे ही मैं बोल रहा हूं आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि ऐसा काव्य जिसे देखा जा सके। ठीक है, तो नाटक आप देख रहे हैं कि ऐसी विधा है कि इसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये केवल दृश्य काव्य के अंतर्गत है या फिर दृश्य श्रव्य दोनों हो सकता है। तो इसको आप दोनों में रख सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर भेद किया जाएगा तो ये दृश्य काव्य के अंतर्गत ही आएगा। तो आप ध्यान में रखिए कि नाटक जो विधा है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत है, और दूसरा जो भेद है काव्य का, श्रव्य काव्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला, यानी कि जिसको सुनकर ही हम कल्पना कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। उसके अंतर्गत उपन्यास को आप रख सकते हैं, उपन्यास हो गया, कहानी, ठीक है, कविता भी इसी के अंतर्गत है। हालांकि एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्तमान दौर डिजिटल दौर चल रहा है, तो उसमें आपके दिमाग में अलग अलग चीजें आ सकती हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि फिल्मांकन किया जाता है। ठीक है, तो उसको अभी साइड रखना पड़ेगा, और खास तौर से व्याकरण के दृष्टिकोण से देखना होगा कि काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य जिसके अंतर्गत नाटक, श्रव्य काव्य जिसके अंतर्गत उपन्यास या फिर कथा साहित्य को रखा जा सकता है। तो अब धीरे धीरे आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी काव्य के भेद को लेकर। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था, अभी बीपीएससी का इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पर मुझसे एक्सपर्ट्स ने पूछा कि काव्य के रूप कितने होते हैं। तो आप ही लोगों की तरह सामान्य तौर पर मैंने भी रस, अलंकार, छंद की चर्चा करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने दोबारा बलपूर्वक कहा कि नहीं, मैं काव्य के भेद को पूछ रहा हूँ, काव्य के रूप को पूछ रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि इंटरव्यू में अलग तरीके का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है, और एक्सपर्ट्स के क्वेश्चन को सुनते ही थोड़ा सा मन में कंपन भी होती है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि वहां पर खंगाल कर निकालना पड़ता है। तो ये एक अनुभव रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि काव्य के भेद या काव्य के रूप कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि काव्य के 2 रूप होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। आगे और चीजें क्लियर होंगी। अब श्रव्य काव्य के 3 भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य, चंपू। तो अब धीरे धीरे तस्वीर क्लियर हो रही होगी कि दृश्य काव्य नाटक तक सीमित रहा, और लेकिन श्रव्य काव्य का विस्तार हुआ, उसमें 3 विधाएं और शामिल हो गई, गद्य, पद्य, चंपू। गद्य क्या है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, और आपकी समझ के विस्तार के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिरकार गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है।
सवाल पूछ लिया जाता है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए, तो हम वन लाइनर किताबों को और तमाम फैक्चुअल किताबों को खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि गद्य और पद्य में अंतर क्या हो सकता है। ऑन द स्पॉट अगर कोई सवाल पूछेगा तो फिर हम वहाँ हचकिचाने लगते हैं या फिर घबराहट होने लगती है। लेकिन इस लेक्चर के बाद आपकी सारी जो भी संशय है, घबराहट है, वो दूर होने वाली है। पहले हम गद्य पर बात करते हैं। गद्य क्या है? छंद रहित होता है। इसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था छंद पे, तो ध्यान में रखिए कि गद्य छंद रहित होता है, उसमें छंद नहीं होता है। गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। जब भी आप गद्य विधा पढ़ेंगे, चाहे निबंध पढ़ें, आलोचना पढ़ें, कहानी पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, तो उसमें विचारों की प्रधानता होती है। यानी कि गद्य का संबंध किससे है? विचार से है। यानी कि हमारे हृदय में, हमारे शरीर में एक होता है, लोग बोलते हैं कि मेरा दिमाग इसमें नहीं लग रहा है, दूसरा है कि मेरा दिल इस चीज को नहीं कर रहा है। तो दिमाग में विचार पनपता है और दिल में भाव पनपता है। तो आप देख रहे हैं कि गद्य क्या है? विचार पर आधारित है, यानी कि दिमाग इस पे ज्यादा हावी होता है। इसमें विचारों की प्रधानता होती है, जैसे कहानी, उपन्यास। पद्य क्या है? यह छंदबद्ध होता है, इसमें भावों की प्रधानता होती है, इसमें लय और संगीतात्मकता भी होती है। तो आप देख रहे हैं कि गद्य छंद रहित है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा है कि इसमें विचारों की प्रधानता है, और गद्यात्मक रूप से कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना इत्यादि को भी रख सकते हैं। पद्य क्या है? छंदबद्ध है, ठीक है। इसमें विचार के स्थान पर भावना की प्रधानता होती है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें लय होती है और संगीतात्मकता भी होती है। तो जब भी आप पद्य या फिर कोई गाना सुनते हैं तो तीनों चीजें यहाँ पर आप, चारों चीजों बल्कि देख रहे हैं कि छंदबद्ध होता है, भावों की प्रधानता होती है, लय होती है और संगीतात्मकता होती है। अब पद्य के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस का उदाहरण दिया गया है। और पद्य विधा में जितनी भी आप कविताएं पढ़ रहे हैं, हालांकि आगे चलकर छंद मुक्त कविताएं लिखने का प्रयास किया गया, छायावाद के बाद से धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी, उस पर हम कभी आगे बात करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपने नोट्स पे आप जो भी कॉपी बना रहे होंगे उस पे नोट करते जाइए और इसको अपने मन में बैठाते रहिए कि गद्य छंद रहित, विचारों की प्रधानता होती है इसमें, और पद्य में पद्य छंदबद्ध होता है और विचार के स्थान पर भावना की प्रधानता होती है, लय होती है, संगीतात्मकता होती है। इतना इंटरव्यू में आप बता देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नहीं, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है और आपके जो फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर है। तीसरी विधा है चंपू। नाम से एक बार आपके चेहरे पर हंसी आ रही होगी, कई लोग तो नाम भी रख देते हैं लोगों को जाने अनजाने में, चंपू, लेकिन इसका बड़ा अलग अर्थ है यहाँ पर। चंपू यह गद्य व पद्य दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। यानी कि आचार्यों ने क्लियर नहीं कर पाया, उन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि गद्य और पद्य अगर दोनों में कोई रचना हो तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उन्होंने अचानक, चंपू ऐसे लग रहा है कि अचानक ध्वनि निकली है और एक विधा के रूप में यहाँ पर रख दिया गया है। तो चंपू को आप ध्यान में रखिए कि जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है। तो बहुत कम रचनाएं, बहुत ज्यादा नहीं है। खासतौर से यशोधरा का जिक्र किया जाता है कि ये चंपू काव्य। अब आपके दिमाग में यशोधरा के कवि, यशोधरा के मुख्य पात्र कितने, कब प्रकाशित हुआ था, ये सब चीजें आगे होंगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जैसे किसी रचना, रचनाकार इत्यादि का नाम लिया जाए तो आपके दिमाग में गूगल की तरह बहुत सारे तथ्य, वहां पर जानकारियां आ जानी चाहिए, जिससे कि आपको इंजॉय, आपको आनंद आएगा कि हमने ठीक पढ़ाई की है या फिर हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है। वरना आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेट होइए और आनंद के साथ पढ़िए। तो उम्मीद है कि श्रव्य काव्य के तीनों जो भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य और चंपू, ये आपके क्लियर हो गए होंगे कि तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। पद्य के भी दो भाग किए गए हैं, यानी कि जो दूसरा पॉइंट था पद्य, इसके दो भाग किए गए हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। कई बार बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इन सबको क्लियर कर दीजिए। तो अभी आप ध्यान में रखिए यहाँ पर कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। महाकाव्य पर हम आगे भी बात करेंगे, खंड काव्य पर भी चर्चा करेंगे।
पद्य का जो दूसरा भाग है मुक्तक काव्य, इसके अंतर्गत प्रगीत और पाठ्य आते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक बहुत फेमस कोटेशन है बिहारी के संदर्भ में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जब आप बिहारी पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें उन्होंने एक तुलनात्मक प्रबंध और मुक्तक काव्य का तुलनात्मक एक कथन दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में वो कथन आने लगा होगा, ठीक है, कि अगर प्रबंध वनस्थली है तो मुक्तक क्या है, गुलदस्ता है, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने एक कथन कहा था बिहारी के संदर्भ में जब वो जिक्र करते हैं। तो इसी तरीके से कोरिलेट करके, जैसे आपने देखा प्रबंध, तो ये कोटेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रबंध और मुक्तक काव्य। आप देखेंगे कई किताबों में प्रबंध को ही महाकाव्य भी कहा गया है, ठीक है। तो दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं कि कई बार ये एक ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो भेद बताया जा रहा है कि महाकाव्य और खंड काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर महाकाव्य नाम से ही इसमें जुड़ा हुआ है महाकाव्य, यानी कि ऐसा काव्य जो कि बड़ा होगा, उसके कई सर्ग होंगे, उसमें बहुत सारे खंड होंगे, बहुत सारे कांड होंगे, महाकाव्य हो सकता है। खंड काव्य यानी कि किसी काव्य का एक छोटा सा हिस्सा, तो खंड काव्य के अंतर्गत है। तो परीक्षाओं में खंड काव्य से पर आधारित कई रचनाएं पूछी जाती हैं। खासतौर से आप देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं जो कि खंड, प्रबंध काव्य, महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। आगे चलकर आधुनिक काल में कुछ रचनाएं आई जो कि खंड काव्य में लिखी गई, उन पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, या फिर महाकाव्य खंड काव्य पर आधारित एक हम अलग से वीडियो लेक्चर लाएंगे जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो। दूसरा काव्य आप देख रहे हैं मुक्तक काव्य, जिसमें लिखा गया प्रगीत और पाठ्य। मुक्तक काव्य यानी कि जो भी नियम कानून रहते हैं काव्य के, उससे फ्री रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रगीत, इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो छायावाद में निराला की कविताओं से हो जाता है, या फिर महादेवी वर्मा इस विधा में ज्यादा उन्होंने रचनाएं की हैं। प्रगीत और पाठ्य नॉर्मली आप जैसे कविता पढ़ते हैं जो एकदम छंद मुक्त होती है, लगता ही नहीं है कि वो गद्य है या फिर पद्य है, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ उसमें तुकबंदी रहती है। तो ध्यान में रखना है बस कि मुक्तक काव्य के अंतर्गत प्रगीत और पाठ्य, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य। आगे बात करें तो महाकाव्य पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में महाकाव्य की कुछ विशेषताएं देकर ऑप्शन में सवाल पूछ लिया जाता है कि महाकाव्य में कौन सी विशेषता शामिल है और कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं कि महाकाव्य आखिरकार होता क्या है। महाकाव्य में जीवन की समग्रता का चित्रण होता है, यानी कि किसी भी विषय को उठाया जाएगा, किसी भी कथा को उठाया जाएगा, तो उसके जन्म से लेकर मरण तक का पूरा जिक्र किया जाता है, यानी जीवन की जो समग्रता है उसका पूरा समावेश करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे रामचरितमानस या फिर महाभारत, तो उसमें कथाएं तो अंदर अंदर बहुत सारी चलती हैं, लेकिन शुरू से लेकर पात्र के जन्म से लेकर मरण तक का पूरा उसमें चित्रण आपको दिखाई पड़ता है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, इसके लिए कोटेशन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सर्गबद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि महाकाव्य यहाँ पर लिखा है कि सर्गबद्ध होता है। हालांकि आप देखेंगे कि अलग अलग महाकाव्य जो है अलग अलग खंडों में विभाजित हैं। जैसे आप पृथ्वीराज रासो देखेंगे तो वो समय में है, इसके अलावा रामचरितमानस कांड में है, पद्मावत खंड में है, ठीक है। कई महाकाव्य हैं जो कि सर्ग में है। तो बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ कि महाकाव्य जीवन की समग्रता को समेटा रहता है, यह सर्गबद्ध होता है। सर्ग यानी कि कई खंडों में विभाजित रहता है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, यानी कि महाकाव्य में खास तौर से दो रसों की प्रधानता होनी ही होनी है, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो ये भी कई बार विकल्प में दिया रहता है कि कौन सा रस महाकाव्य में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो वीर रस रहे या फिर श्रृंगार रस। तो जैसे ही मैंने बताया इसके लक्षण के बारे में, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा रामचरितमानस या फिर महाभारत या फिर जो भी पद्मावत है या फिर पृथ्वीराज रासो है, तो उसमें कौन कौन से रस मौजूद हैं। खासतौर से देख रहे हैं कि वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें नायक का उदात्त गुण प्रमुख होता है। आप पढ़ेंगे कि नायक
के कई गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और नायक कई प्रकार के भी होते हैं, खासतौर से 4 प्रकारों के नायकों की का चर्चा ग्रंथों में मिलता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि धीरोदत्त, धीरोद्धत, ठीक है, इस टाइप से 2 और हैं। तो 4 तरीके के नायकों का वो जिक्र किया गया है, लेकिन महाकाव्य में जो नायक होता है उदात्त गुण उसमें प्रमुख होता है। महाकाव्य का उद्देश्य पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना भी होता है। आप देखेंगे कि पुरुषार्थ भामा का आप जब काव्य प्रयोजन धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षणम कलासुच पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन, तो उसमें बताया गया है कि पुरुषार्थ को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर महाकाव्य का जो उद्देश्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति करना है। पुरुषार्थ में क्या आता है? 4 तरीके का इसमें भी जिक्र किया गया। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का एक दूसरा रूप भी है जिसको कहा जाता है चतुर्वर्ग। इसको ध्यान में रखिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वर्ग का मतलब क्या है, ठीक है, चतुर्वर्ग। तो इसको ध्यान में रखिए, चतुर्वर्ग का मतलब है पुरुषार्थ, ठीक है, बल्कि चतुर्वर्ग तो उसी चारों से रिलेटेड है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का दूसरा रूप है। डीएसएसबी में एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर महाकाव्य के लक्षणों के बारे में आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसमें जीवन की समग्रता का चित्रण होता है, यह सर्गबद्ध होता है, इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, नायक उदात्त गुण वाला होता है और महाकाव्य का उद्देश्य पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। महाकाव्यों की चर्चा करें तो 2 प्राचीन महाकाव्य फेमस रहे हैं, रामायण और महाभारत। इसके अलावा हिंदी में पृथ्वीराज रासो से लेकर वर्तमान समय में जो भी महाकाव्य लिखे जा रहे हैं उनको भी आप रख सकते हैं, जो कि सर्गों, खंडों, कांडों और समयों में विभाजित हैं। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर के बाद काव्य के भेद, काव्य के रूप आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। चाहे वो लिखित परीक्षा में पूछा जाए, चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए, आप वहाँ 100% अपना आंसर सही देने का प्रयास करेंगे। कि जब भी हम छंद की चर्चा करते हैं तो उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बदलते हुए पैटर्न पर हमने देखा है कि ज़्यादातर छंद जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी कवियों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं के लक्षण के आधार पर सवाल रहते हैं और उदाहरण के आधार पर भी सवाल रहते हैं। तो हमने अलग करने का प्रयास किया है और इस लेक्चर के बाद आप सभी के दिमाग में हिंदी के प्रमुख छंद कौन कौन से हैं वो भी बैठ जाएगा। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं हम हिंदी के प्रमुख छंदों के ऊपर। अगर हिंदी की दृष्टिकोण से देखें तो इसके जो महत्वपूर्ण छंद हैं उसमें चौपाई, रोला, हरिगीतिका, सवैया, इसके बाद कवित्त, गीतिका, दोहा, सुरठा, ठीक है, बरवै, छप्पै, कुंडलिया। तो कुल 11 यहाँ पर आपको छंद दिखाई पड़ रहे हैं और जितने भी छंदों का हमने नाम लिया उन सभी छंदों से आप सभी पहले से ही परिचित होंगे। इस पर हमने एक प्रैक्टिस सेट भी प्रस्तुत किया था लाइव क्लास के माध्यम से, और यहाँ पर शॉर्ट में कम समय में हम कैसे इन छंदों से परिचित हो जाएं और इनके जो मुख्य तथ्य हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको भी हम अपने दिमाग में रखें। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो छंद है उसका नाम क्या है, वो छंद किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति किस टाइप की है, उसमें कुल कितने चरण है और उसमें मात्राएं कितनी है। तो सबसे पहले जिस छंद के बारे में मैं बात करूंगा वो है चौपाई। जैसे ही मैं चौपाई बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसमें कुल 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं और इसे मात्रिक समछंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में घुमाकर सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि चौपाई किस प्रकार का छंद है, तो आंसर होगा मात्रिक है और समछंद है, 4 चरण है, 16 मात्राएं हैं। तो चौपाई की तरह ही आप अपने दिमाग में अन्य छंदों के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। जैसे दूसरा है रोला। रोला भी क्या है, मात्रिक समछंद है, इसमें भी 4 चरण है और 24 मात्राएं हैं। हरिगीतिका, हरिगीतिका भी मात्रिक छंद है और समछंद है, इसमें भी 4 चरण है, कुल 28 मात्राएं हैं। सवैया,
सवैया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मात्रिक छंद नहीं है, वाणिक छंद है, ठीक है, और समृद्ध है। इसमें भी 4 चरण है। इसमें कुल 22 से 26 मात्राएं निर्धारित की जाती हैं। तो ध्यान में रखिए, चौपाई, रोला, हरि गीतिका ये सब मात्रिक सम छंद के अंतर्गत है, जबकि सवैया इनसे अलग तरीके का है, यह वाणिक समृद्ध है। सब में 4 चरण होते हैं। यहाँ पर मात्राएं सब में अलग अलग हैं। चौपाई में 16, रोला में 24, हरि गीतिका में 28 और सवैया में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। चौपाई के लिए जैसा कि आप तुलसीदास का नाम आपने ध्यान में रख लिया होगा। रोला नंददास की एक रचना है, रास पंचाध्यायी, ठीक है, रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हरि गीतिका, हरि गीतिका मैथिली शरण को इसके मास्टर माने जाते हैं और उनको काफी प्रिय छंद था ये, ठीक है। तो इसमें मात्रा कितनी है? 28 है। इसी तरीके से आप को रिलेट करके हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि हम छंद जैसे बोरियत और कठिन विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं। सवैया की बात करें तो सवैया के लिए फेमस कृष्ण भक्त कवि रसखान जाने जाते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत सवैया में कुल कितने चरण होते हैं, सवैया कैसा छंद है और इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं, ये दिमाग में आपके बैठ गया होगा। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में स्पेस छोड़कर रखा जाए कि तुरंत आप भी अपने से बात करें। भले इस लेक्चर को आप ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगे ही ना कि आप केवल सुन रहे हैं, आप भी अपने मंतव्यों को इसमें रख सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले छंद पे जिसका नाम है कवित। कवित में कवित भी क्या है? ये वाणिक छंद है। कवित को भी ध्यान में रखना है। इसमें कुल 31 मात्राएं हैं। गीतिका, गीतिका मात्रिक समृद्ध, ठीक है। इसमें चरण से रिलेटेड उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार मात्राएं पूछ ली जाती हैं। ये सब रेयर केस में ही परीक्षाओं में आते हैं। कवित हो गया, गीतिका हो गया। कवित का दूसरा नाम है मनहरण, ठीक है। कई बार इसको घनाक्षरी भी कहा जाता है। तो परीक्षा में ये दोनों सवाल हो सकता है कि आपसे पूछ ले जाए कि मनहरण किसे कहा जाता है या फिर घनाक्षरी किसे कहा जाता है। तो ये सब कवित के दूसरे नाम है। गीतिका जो कि मात्रिक समृद्ध छंद है, इसमें कुल 15 मात्राएं हैं। दोहा जो सबसे फेमस छंद है, दोहा और सोरठा, इनको बिल्कुल ध्यान में आपको रख के जाना है। हर एंगल से देखने का प्रयास करना होगा। दोहा जो कि मात्रिक अर्ध सम छंद है। तो दोहा से संबंधित प्रश्न आ सकता है, ये कैसा छंद है, मात्रिक है या वाणिक? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये मात्रिक है। कैसा है? अर्ध सम छंद है। सम छंद नहीं है बल्कि अर्ध सम है। इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। 13-11 का रेशियो होता है। प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। हालांकि ये आपके जीवन में सबसे पुराना छंद होगा जिसे कि आप जानते होंगे। तो ध्यान में रखिए, दोहा मात्रिक छंद है, अर्ध सम छंद है। छंद को कई बार वृत्त लिख दिया जाता है, तो इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छंद का मतलब वृत्त, कई बार अर्थ लगा लिया जाता है। तो दोहा अर्ध सम है, 4 चरण है, ठीक है, और मात्राएं क्या है? 13-11 का इसमें संबंध है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसी तरीके से है सोरठा। सोरठा जो कि मात्रिक अर्ध सम छंद है और इसको कहा जाता है दोहा का उल्टा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। कारण ये है, सिर्फ एक ही कारण है, मात्राओं की जो गणना होती है दोनों में अलग अलग ढंग से होती है। बाकी आप देखेंगे किसी चीज में ये दोनों उल्टे नहीं है। मात्रिक सम छंद, मात्रिक अर्ध सम छंद है, 4 चरण है, लेकिन मात्राओं में क्या है? उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। और इसीलिए कह दिया जाता है कि दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा है। तो दोहा में आपने देखा कि 13-11 की मात्राएं हैं, जबकि सोरठा में क्या है? 11-13 की मात्राएं हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा के अंतर्गत। तो दोहा और सोरठा इन दोनों को बिल्कुल ध्यान में रखें। परीक्षा के एक दिन पहले एक बार जरूर इसको रिपीट करके चलिए, रिवीजन करके चलिए, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो छंद है बरवय छंद है। बरवय भी क्या है? मात्रिक छंद है और अर्ध
समछंद है। ठीक है, और इसमें भी 4 चरण होते हैं, 12 और 7। इसकी खास इसी सवाल यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि 12 और 7 पर यति किस छंद में है, तो वो है बरवय छंद। ठीक है, बरवय नायिका भेद और बरवय रामायण 2 रचनाएं इसी छंद के नाम पर पढ़ी हुई हैं, कई बार परीक्षाओं में घूम फिर कर आ जाती हैं। बरवय नायिका भेद, जो कि आप कमेंट्स कर कर बताएंगे कि किसकी रचना है, और बरवय रामायण ये भी बताएंगे आप कि किसकी रचना है। इन दोनों रचनाओं का जो मूल स्रोत है वो बरवय छंद है। बरवय छंद जो कि 12 और 7 की मात्राओं पर आधारित है। देखा जाए तो टोटल इसमें 19 मात्राएं हैं, लेकिन 12 और 7 पर यति होती है, यानी कि 12 पर चलकर एक बार विराम करना पड़ता है, फिर 7 मात्राओं की गणना की जाती है। अगला छंद है छप्पय। छप्पय मात्रिक विषम छंद है। अभी तक हम जितना भी चर्चा कर रहे थे वो सब अर्ध सम छंद थे, लेकिन छप्पय नाम का जो छंद है वो मात्रिक विषम छंद है। इसमें कुल 6 चरण है, 28 मात्राएं हैं। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है। छप्पय जो है इसमें रोला और उल्लाला, प्रैक्टिस सेट के दौरान हमने इस पर चर्चा किया था। रोला और उल्लाला को मिलाकर छप्पय बनता है और यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें कुल 6 चरण है, 28 मात्राएं। इसके बाद है कुंडलिया। कुंडलिया भी क्या है, मात्रिक विषम छंद है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसमें दोहा और रोला दोनों को मिलाकर बनाया जाता है कुंडलिया। तो आप देख रहे हैं कि 10वां 11वां जो छंद है ये सामान्य छंद नहीं है, बल्कि ये मिश्रित छंद के अंतर्गत आ रहा है। इसमें 2-2 छंदों को जोड़ा गया है। छप्पय में रोला और उल्लाला, कुंडलिया में दोहा और रोला। तो इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक वैसे ही जैसे आप सोरठा और दोहा को ध्यान में रखेंगे। छप्पय और कुंडलिया, छप्पय में रोला उल्लाला मात्रिक विषम छंद, 6 चरण 28 मात्राएं। कुंडलिया में मिश्रित है दोहा और रोला, इसमें भी 6 चरण है और मात्रिक विषम छंद है। तो घुमा फिरा कर सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रोला और उल्लाला में कौन सा छंद जुड़ा हुआ है, तो छप्पय ध्यान में रखना है, और दोहा और रोला में कुंडलिया, क्योंकि दोनों का जो मिश्रण है थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, दोनों में रोला की उपस्थिति कॉमन है, तो इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं। आगे जैसा कि मैंने बताया था कि कवित्व को घनाक्षरी और मनहरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कभी, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मनहरण घनाक्षरी दोनों क्या है, कवित्व का ही दूसरा नाम है। अगला एक विशेष तथ्य है कि मतगयंत सवैये में कुल 23 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने जब सवैये की चर्चा किया था तो उसमें थोड़ा सा इसमें अलग ढंग का अलग मात्राएं होती हैं, लेकिन मतगयंत सवैया जो है उसमें 23 अक्षर होते हैं। सवैया पर देख लेते हैं। सवैया में क्या है कि 22 से 26 तक की मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन मतगयंत जो सवैया है इसमें 23 अक्षर होते हैं। ये एकदम क्लियर है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिंदी में प्रयुक्त होने वाले छंदों के बारे में चर्चा की, और कोशिश थी कि उन्हीं छंदों को पढ़ा जाए जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और घूम फिर कर पूछे जाते रहे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। इसी तरीके से हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो लगातार 1 सप्ताह तक आते रहेंगे। तो जुड़ते रहिए हमेशा, और मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट्स जरूर कीजिए, और जो भी आखिर में सवाल पूछे गए थे या फिर लेक्चर के दौरान सवाल पूछे गए थे उनका जवाब जरूर देने का प्रयास कीजिए। इससे आपके दिमाग में ही चीजें बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।